नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग एलटीजीआईसी 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग 73 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब ग्रामर से रिलेटेड होंगे। और मेरा मानना है एलटीजीआईसी 2018 में ग्रामर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बड़े ही एवरेज पूछे गए थे। आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इनक्रेडिबल की स्पेलिंग यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है। ये स्टार्ट होता है आई से, INCREDIBLE, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। बाकी सारे ऑप्शंस तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपको कोनाइजर की स्पेलिंग फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कोनाइजर की स्पेलिंग होता है CONNOISSEUR। तो मैंने कैसे याद किया था, इसको तीन पार्ट में याद किया था। पहले मैंने याद किया था कोनो, CONNO, फिर बीच में है इज, ठीक है, और लास्ट में है SEUR। तो मुझे ये भूलता नहीं है, कोनो इज SEUR। और इसका मतलब होता है कोई संगीत कला या खाने के पारखी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, कोनाइजर बोलते हैं। फिर पूछा गया था रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो अगर आप रेस्टोरेंट बोलेंगे तब तो आप जरूर गलत करेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट आप जो बोलेंगे तो लास्ट में RENT आएगा, और RENT वाला सारा का सारा जो ऑप्शन है वो गलत है। एक्चुअली होता है ये रेस्टोरेंट, क्या होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा ऑप्शन डी में, RESTAURENT, ठीक है। रेस्टोरेंट प्लीज मत बोलिए, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, रेस्टोरेंट होता है। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बताना था ग्रास मतलब घास होता है, इसको वर्ब में बदलना था। तो चूंकि मैंने तो ऑप्शन डी सही किया था, जो कि गलत हो गया था। ग्रास का मतलब घास होता है, और ग्रेस का मतलब होता है घास को चरना, लेकिन आयोग ने इसको गलत माना था। इसने ऑप्शन सी को सही किया था। और ग्रास एज अ वर्ब भी यूज होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज घास से ढकना, टू कवर विथ ग्रास। तो आयोग ने ऑप्शन सी माना था, तो हम लोग भी इसको ऑप्शन सी ही मानेंगे। फिर कंडेम जो है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, और इसका नाउन फॉर्म पूछा है तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो फिर एडवर्ब हो जाएगा। और कंडेमिंग ये तो वर्बल एडजेक्टिव हो जाएगा, और कंडेम ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इंटरनल पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये एडजेक्टिव है, इसको वर्ब में बदलना था। तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स इसका क्या हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा, ठीक है। और देखो इंटरनली ये तो फिर एडवर्ब हो जाएगा, और इंटरवेंशन ये तो फिर नाउन हो जाएगा, और एंटर मतलब प्रवेश करना ये तो हो जाएगा वर्ब। लेकिन इंटरनल पूछा है, ठीक है, तो इंटरनल के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को प्लीज मत करिएगा। इसके बाद पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है men may come, men may go, but I go on forever। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। men may come and men may go, but I go on forever। बाकी सभी ऑप्शंस में आप देखिए कॉमा अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। बी ऑप्शन में देखिए men may come, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए कई ठो आपको कॉमा मिल जाएंगी। ऑप्शन डी भी आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो बट के भी पहले है तो बट के बाद भी है, तो ये भी बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर देंगे। कुल मिला के ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। तो देखो ये नियम होता है, ये लेटर की लाइन है। देयरफॉर के आगे और पीछे दोनों कॉमा होता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑप्शन ए में आपको ये दिखेगा कि देयरफॉर के आगे और पीछे दोनों कॉमा है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, कॉमा, ब्यूटीफुल एंड अगली, कॉमा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस में आप देखो कुछ ना कुछ गलतियां मिलेंगी। पहले में देखो आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, कॉमा तो ठीक है, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन आ गया है जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखो आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, सेमी कॉलन आया है, फिर देखो बाद में कॉमा कर दिया है।
तो देखो, या तो आप कॉमा से सारे पार्ट को अलग करिए या फिर सेमी कॉलन से करिए, आप मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में देखो, यहाँ पे थिंग्स के बाद कॉमा की कोई जरूरत नहीं है, तो कुल मिला के ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिए गए ऑप्शंस में प्लूरल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन सर्वेंट्स। नियम क्या होता है, जब दो कॉमन नाउन जुड़ करके कोई कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे विमेन डॉक्टर, या फिर विमेन टीचर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों पार्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा। ऐसे ही विमेन टीचर्स हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैन लवर आ जाए या फिर हेटर आ जाए, ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही विमेन लवर और विमेन हेटर भी आएगा, तो उसमें भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में एस जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बस ये चेक करना था कि ऑब्लाइज्ड हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी ऑब्लाइज्ड के साथ प्रपोजिशन आए हैं सब इनअप्रोप्रिएट हैं। अगेन आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज ही इज क्लेवर, कॉमा ही गेट्स गुड मार्क्स। बाकी क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो बिकॉज भी है, फिर और भी कंजंक्शंस आए हुए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज ऑलरेडी कंजंक्शन है, तो ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, कॉमा लेता है। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा गया है कैंडिड का सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड बताइए। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, जो सिंसियर हो, जो जेन्यून हो, स्पष्टवादी हो, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब होता है जो क्लियर हो, जो स्पष्ट हो। ठीक है, और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है जो इविडेंट यानी जो स्पष्ट हो, जो डिस्टिंक्ट हो। तो ये आप ध्यान रखना, एपरेंट और एक्सप्लिसिट ये दोनों वर्ड कैंडिड से काफी क्लोज तो हैं, लेकिन कैंडिड के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड होगा वो हो जाएगा फ्रैंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया डिस्पैरेज का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताइए। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना, किसी को डिग्रेड करना, लेट डाउन या डिमीन करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पैरेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, उपेक्षा करना डिस्पैरेज और प्रशंसा करना प्रेज हो जाएगा। प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, और बी लिटिल का मतलब क्या होता है, किसी कार्य या किसी व्यक्ति के महत्व को कम कर देना। और डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूटेबल ऑप्शन फिल करना है। क्वेश्चन है हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, इट डैज ऑल द मेजर इश्यूज। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कर्टेड। स्कर्टेड का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या प्रॉब्लम को डिस्कस करने से अवॉइड करना। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके मूड को समझिए, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसका जो भाषण था वो बड़ा ही निराशाजनक था, और उसके भाषण में ध्यान रखना सारे मेजर इश्यूज को अवॉइड किया गया था। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है टू द पॉइंट होना, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिवील का मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताना है कि ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें कंप्लीट एक्शंस को दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर पूछा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें कौन सा सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी आपको चेक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, यानी इज, एम आर और वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद कुछ फ्रेजेस और इडियम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है इन कैमरा का मतलब बताइए। तो इन कैमरा का मतलब होगा एट अ सेक्रेट या प्राइवेट प्लेस। देखो, इन पब्लिक का मतलब होता है जो जग जाहिर हो, जो सबको पता हो, और इन कैमरा का मतलब होता है सेक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बताइए। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभी। कैसे याद करेंगे, देखो मून का जो प्रकाश होता है वो चांदनी प्रकाश होता है, सिल्वर कलर का प्रकाश होता है।
ब्लू मून तो कभी होता नहीं है, या होता भी होगा तो कभी कभी होता होगा, तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब पता है क्या होता है, लोहे का दस्ताना। तो अगर आप लोहे के दस्ताने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इडियम या फ्रेज को फिल करना है। प्रश्न पूछा गया है, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करते हो तो मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो मैं भूल जाऊंगा। लूज द थ्रेड का मतलब स्टोरी को भूल जाना, मुझे कहाँ से सुनाना है। देखो जब कोई स्टोरी सुनाता है तो उसमें कई कड़ियां होती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई स्टोरी सुना रहा है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो वो भूल जाता है कि उसको आगे कहाँ से सुनाना है। तो ध्यान रखना, लूज द थ्रेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन बी और डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता है, तो सेड या सेड टू को हम विस्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और डी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आस्क के बाद यहाँ पे वेन नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, इफ और वेदर आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। और ऑप्शन ए इसलिए गलत हो जाएगा, देखो यहाँ पे हे गंगू, जबकि हे इनडायरेक्ट में नहीं आया है तो हम हे नहीं लगा सकते हैं। और ऑप्शन डी इसलिए गलत हो जाएगा, सेंस का उसने क्या बना दिया है, सेंसलेस बना दिया है, ठीक है, आप वर्ड को अपोजिट नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो हैव का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, आपको अच्छे से पता है इनडायरेक्ट में वॉज है तो जरूर डायरेक्ट में इज एम आर में ही कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन है, सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में हो जाएगा, और बीच में क्या लगेगा, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। और आई ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सोहन के हिसाब से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। टेंस बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड हो जाएगा। ऑलवेज बीन, ये देखो क्या है, प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फिर क्या होगा, माई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। नियम होता है जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को सेंस के हिसाब से वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किसी में भी वेरी या ग्रेट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। बाकी देखो ऑप्शन बी इसलिए गलत हो रहा है कि जब मैं स्कूल गया तो हम लोग जरूर लैटिन सीख रहे होंगे, थोड़ा सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। और सी इसलिए गलत होगा क्योंकि पहले वाले पार्ट में हैड है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या फिर पैसिव का कंस्ट्रक्शन है तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑप्शन डी में करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो रहा है, देखो इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिया है जो कि कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है। जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा रहता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि दो दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, अदरवाइज ये बिल्कुल सही होता। और ऑप्शन ए इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वुड की जगह पे विल होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो ऑप्शन डी में करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद थ्री क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस से दिया हुआ है।
देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस दिया है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। और सेंटेंस दिया है, व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। किसी के स्वास्थ्य के लिए दूध से बेहतर क्या है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आंसर के लिए नहीं लेकिन बात को एम्फेसाइज करने के लिए। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है, किसी के स्वास्थ्य के लिए दूध से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। इसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है, होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बोर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये तीनों सेंटेंस के जो की वर्ड्स हैं वो आ जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नोबडी नोज। इसमें देखो तीसरा वाला सेंटेंस आ रहा है, द बर्थ प्लेस इसमें आपका दूसरा वाला आ रहा है, और ग्रेट पोएट होमर इसमें पहला वाला सेंटेंस आ रहा है। नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट पोएट होमर। चाहे आप ये बोलो या फिर चाहे ये तीन अलग अलग सेंटेंस बोलो, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। वो ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी काम करता रहा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिखाया गया है। चूंकि कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ध्यान रखना कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए बट और येट का यूज करते हैं। तो इसलिए मुझे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही लगता है। हालांकि मैंने ऑप्शन सी को चूज किया था, ही वॉज अनवेल, वो ठीक नहीं था, बट लेकिन वो काम करता रहा। और ऑप्शन डी में दिया है, वो ठीक नहीं था फिर भी काम करता रहा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेटर राइटिंग से भी पूछे गए हैं। पूछा गया है, इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर यानी जब फ्रेंड्स, मदर, फादर, किसी रिलेटिव्स को लेटर लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो ऑफ कोर्स डियर मदर ही होगा। सर, डियर मैडम और डियर जेंटलमैन ये तो फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनफॉर्मल लेटर लिखते समय कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन के पहले भी सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, यानी राइटर का एड्रेस लिखा जाता है। फिर सैल्यूटेशन आता है जिसको ग्रीटिंग भी कहते हैं। फिर बॉडी ऑफ लेटर आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, और लास्ट में क्या आता है, सिग्नेचर आता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में देखो कोई ना कोई पार्ट मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विद लव इनफॉर्मल लेटर का कौन सा पार्ट होता है। तो वो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम क्लोजिंग कहते हैं, या फिर इसको हम कंक्लूजिंग या सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कोई भी एक फॉर्मल लेटर की कौन कौन सी विशेषता होती है जो रेसिपिएंट पर डिजायर इफेक्ट को क्रिएट कर सके। तो ये तीनों होती हैं। वो लेटर बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट और रिलेवेंट भी होना चाहिए, और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों पूछे गए हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। सबसे पहले हम लोग हिंदी टू इंग्लिश डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। फैन के द्वारा फॉग को दूर नहीं किया जा सकता है। एक चीज का बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो आप लिटरल ट्रांसलेशन मत करिएगा, नहीं तो बिल्कुल मीनिंग नहीं आएगा। बाय लीकिंग ड्यू थ्रस्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका सेंस समझना पड़ता है, इसका भाव समझना पड़ता है, फिर ट्रांसलेट करेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है, अंत भला तो सब भला। ये तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, वही पूछ दिया है। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, सेवरल विलेजेस वर बर्न डाउन। ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेवरल विलेजेस हैं, और यहाँ पे होना चाहिए कई गांव। तो यहाँ पे सिर्फ गांव दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी और डी गलत हो जाएगा।
और चूंकि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है और ऑप्शन सी में ध्यान रखना एक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीनिंग दिया है, कई गांव जल गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ये कंडीशनल सेंटेंस है और जब भी वर से स्टार्ट होता है तो फ्यूचर में किसी अनफुलफिलमेंट डिजायर को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये यदि से हिंदी में स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है यदि मैं दोबारा चुना गया तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लिटरेचर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।